हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परागकण या लघु बीजाणु की संरचना। परागकण जो होता है, जो मेल गैमेटोफाइट होता है, नर युग्मकोद्भिद होता है पादपों में, पुष्पीय पादपों में, उसकी क्या संरचना है, कैसी संरचना है और उसके जो संरचना के विभिन्न भाग है, कौन सा भाग किस कार्य से संबंधित है, आज के इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं परागकण की संरचना की। तो देखो, परागकण जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है। मेल गैमेटोफाइट की तरह व्यवहार करता है, मेल गैमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है। ये नर युग्मकोद्भिद होता है परागकण। परागकण ध्यान रखना, नर युग्मक नहीं होता है बल्कि नर युग्मकोद्भिद होता है। इसी के अंदर नर युग्मक का निर्माण होगा, वो भी हम समझेंगे। परागकण के भीतर होते हैं नर युग्मक। परागकण नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण जो है, आपने अगर गुड़हल का पुष्प देखा है, गुड़हल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो होता है, आप उसमें उसकी जो पुंकेसरी नाल है उसके ऊपर बहुत सारे किडनी के शेप के पराग कोष लगे होते हैं। आप उन्हें छुइए उंगली से तो आप महसूस करोगे कि आपकी उंगली पर कुछ पीले पीले छोटे छोटे कण जैसी कुछ संरचनाएं लग गई है। वास्तव में वो जो पीला सा पाउडर जो आपको नज़र आ रहा है वो परागकण ही है। आप उसे माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको महसूस होगा कि कितने अजीब अजीब सी, कितनी प्यारी प्यारी सी डिज़ाइनें उसमें पाई जाती है। तो देखो, परागकण वास्तव में जितने भी पादप है, पुष्पीय पादप है, उन सभी पादपों के परागकणों की डिज़ाइन, उनकी जो आकृति है बाहर से वो अलग अलग होती है। बहुत अमेजिंग टाइप की उनके स्ट्रक्चर्स होती है। चलिए समझते हैं इसकी संरचना को परागकण की। तो परागकण जो है, लगभग अधिकांश जो पादप है उनमें ये गोलाकार संरचना होती है या फिर अंडाकार होगी। परागकण जो है वो लगभग गोलाकार होता है, जो 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। उनका जो डायामीटर होता है, व्यास होता है, वो 25 से 50 माइक्रोमीटर हो सकता है। दूसरी बात, ये जो परागकण होता है, इस परागकण परागकण जो है उसके ऊपर या उस पर जो है दो तरह की विशेष परतें पाई जाती है। एक परत जो है, जो बाहर की ओर जो परत होती है, वो बहुत ही बड़ी विशेष अलग अलग आकार आकृति की, अलग अलग पादपों में ये आपको अलग डिज़ाइन में नज़र आने वाली है। मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ इसको समझने के लिए। ये जो बाहर वाली परत है वो अलग अलग पादपों में अलग अलग डिज़ाइन की होती है। बहुत ही विशेष ये परत है, ठीक है। तो दो परतें पाई जाती है परागकण पर, दो स्तर पाए जाते हैं। बाहरी जो मैंने लाल रंग से बनाया है, इस स्तर को कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन। हिंदी में इसे कहते हैं बाह्य चोल। एक्साइन, बाह्य चोल। तो बाहर का जो ये आवरण है, जो बड़ा विशेष है, अलग अलग डिजाइनों का, ये अलग अलग पादपों में आपको नजर आएंगे परागकण, और बड़ा विशिष्ट ये होता है। ये जो बाहरी परत है उसे एक्साइन कहते हैं, बाह्य चोल कहते हैं। ये जो बाह्य चोल है, जैसे मैं अभी बार बार कह रहा हूँ, कैसी होती है? अलग अलग आकार आकृति की ये होती है, और इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, ये अलंकृत होती है। कैसी होती है? अलंकृत। बहुत ही अलग डिज़ाइन की। इंग्लिश के लिए इसके बहुत अच्छा वर्ड है इंग्लिश में इसके लिए, वो है ऑर्नामेंटेड होती है। कैसी होती है? ऑर्नामेंटेड होती है। ऑर्नामेंट्स, गहने पहनी हुई होती है, आभूषण है ये परागकण का। बहुत ही विशेष डिज़ाइन की ये होती है। अलग अलग पादपों में आप इस माइक्रोस्कोप में अगर अलग अलग पादपों के परागकणों को देखो तो ये बहुत अलग अलग डिज़ाइनें नज़र आएगी। ये जो एक्साइन है, ये एक विशेष पदार्थ से बनी होती है जिसे कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है बाह्य चोल या एक्साइन। एक्साइन अलंकृत होती है और स्पोरोपोलेनिन की ये बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन जो है ये
बहुत ही विशेष तरह का पदार्थ है जो पूरी प्रकृति में इस जैसा कोई पदार्थ नहीं है जो अपघटित नहीं, ये बिल्कुल भी अपघटित नहीं हो सकता, तो इसे अपघटन नहीं किया जा सकता, इसका अपघटन नहीं होता। ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इसे अपघटित कर सके, ऐसा कोई अम्ल नहीं है या क्षार नहीं है जो इसे पूर्णतः अपघटित कर सके। तो इसका अपघटन किसी भी तरीके से संभव नहीं है। ना आप इसे अम्लों से गला सकते हो, ना क्षारों से, ना आप इसे किसी एंजाइम से अपघटित कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए कोई एंजाइम है ही नहीं। तो इस हिसाब से प्रकृति का प्राकृतिक रूप से सबसे ज्ञात जो मजबूत पदार्थ है वो है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन प्रकृति का सबसे ज्ञात मजबूत जो पदार्थ है वो यही है, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन, जिसका अपघटन संभव नहीं है। जैसे हम प्लास्टिक के लिए कहते हैं कि वो अपघटन नहीं होता, वैसे ही प्लास्टिक चूंकि मानव निर्मित है तो ये कैसा है, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है, अपघटनशील होता है, इसका अपघटन नहीं किया जा सकता। नाम क्या है, स्पोरोपोलेनिन, और उसकी बनी होती है एक्साइन। और इतना अगर ये विशेष है, इसी वजह से जो ये जो पराग कण है, इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही पराग कण जो है, ये पराग कण जीवाश्म के रूप में भी प्राप्त हो जाते हैं। किस रूप में, जीवाश्म रूप में। इस कठोर आवरण की वजह से, इस दृढ़ आवरण की वजह से, एक्साइन की वजह से जो बना है स्पोरोपोलेनिन की, उस वजह से पराग कण हमें ज़मीन के भीतर जीवाश्म रूप में भी प्राप्त हो जाते हैं। और जिस जगह ज़मीन के जिस हिस्से में पराग कण बहुत ज़्यादा मिले, पराग कणों के जीवाश्म बहुत ज़्यादा मिले, वो इस चीज़ का संकेत करता है कि वहाँ हो न हो, वहाँ कोयला प्राप्त हो सकता है, कोयला का संकेत मिल सकता है, या वहाँ पेट्रोलियम मिल सकता है, पेट्रोलियम। क्योंकि पेट्रोलियम और कोयला वास्तव में बनते किससे हैं, पेड़ पौधों से ही बने हैं, नीचे अधिक दबाव और ताप की वजह से। और पेड़ पौधे हैं तो श्योर है वहाँ पराग कण भी होंगे। अगर पराग कणों के जीवाश्म ज़्यादा मिल रहे हैं तो श्योर है कि वहाँ कोयला या पेट्रोलियम संभव है कि मिल जाए। तो कोयला और पेट्रोलियम का ये संकेत है हमारे लिए कि उस ज़मीन में अगर हमें पराग कण ज़्यादा मिल रहे हैं, उनके जीवाश्म ज़्यादा मिल रहे हैं, तो संभव है वहाँ कोयला या पेट्रोल मिल सके। तो इसलिए स्पोरोपोलेनिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एक्साइन हमने समझा, सबसे बाहरी परत है बाह्य चोल जो अलंकृत होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन ऐसा पदार्थ है जिसका अपघटन संभव नहीं है, इसी वजह से जीवाश्म रूप में मिल जाता है, और इसी वजह से ये कोयला और पेट्रोलियम की प्राप्ति का एक संकेत है, क्लू है हमारे लिए। अब ये इतना कठोर पदार्थ है, इतना अपघटन अगर इसका संभव ही नहीं है, इस वजह से प्रकृति ने इसको कुछ जगह जो है, कुछ जगह दी है ताकि अंदर से जो कोशिकाएं हैं वो कुछ क्रियाएं कर सके, वो भी हम समझेंगे। उन जगहों को, कुछ ऐसी जगह इस पर पाई जाती है जहाँ स्पोरोपोलेनिन नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ नहीं बनाया, यहाँ नहीं बनाया, ये देखो इतना हिस्सा, एक ये हिस्सा और ये हिस्सा, जहाँ स्पोरोपोलेनिन मैंने नहीं बनाया है, इन भागों को जनन छिद्र कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं, जनन छिद्र या जर्म पोर कहते हैं। ऐसे भाग, एक्साइन का वो भाग जहाँ स्पोरोपोलेनिन नहीं है, अनुपस्थित है, उस भाग को जनन छिद्र कहते हैं। और इस जनन छिद्र का कार्य क्या है, ये अंदर से, जब ये भी हमें समझेंगे कि पराग नली बनाती है कोशिका, उस पराग नली को बाहर निकलने का मार्ग प्रोवाइड करती है। तो मैं ये कहूँ सीधे शब्दों में, जनन छिद्र पराग नली को मार्ग प्रोवाइड करती है, मार्ग उपलब्ध करवाती है, बाहर निकलने के लिए रास्ता देती है, गेट देती है। ये वो खिड़की है जिससे पराग नली बाहर निकलेगी, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। दो संरचनाएं हमने देख ली। इसके बाद ये जो अंदर की जो भित्ति है, पहली भित्ति हमने देखी एक्साइन, दूसरी जो भित्ति, दूसरी जो परत जो इस पराग कण को ढकी रहती है उसको इंटाइन कहते हैं। इंटाइन, हिंदी में इसे कहते हैं अंतः चोल, अंदर का चोल आवरण, इंटाइन। ये भीतर का जो आवरण है ये इंटाइन कहलाता है। इंटाइन जो है ये बना होता है सेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टीन का, सेलुलोज और पैक्टीन का बना होता है।
अधिकांश पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल है, वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, तो वही है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है इंटाइन। ये इतनी दृढ़ नहीं होती है। 2 परतें हो गई। अब हम भीतर प्रवेश करते हैं परागकण के। परागकण प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होता है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है, जब परागकण परिपक्व हो जाता है, तो उसमें 2 कोशिकाएं होती है। एक बड़ी, ये जो पूरी भीतर आप उसको एक कोशिका समझ सकते हो, एक पूरी बड़ी कोशिका होती है जिसमें एक बड़ा सा केंद्रक होता है, और वो केंद्रक भी इर्रेगुलर होता है। कैसा होता है? इर्रेगुलर होता है, अनियमित आकार का होता है, और इसमें बहुत सारे कोशिकांग, बहुत सारे खाद्य पदार्थ इसमें होता है। बड़ी जो कोशिका है, इसमें खाद्य पदार्थ, पोषक पदार्थ बहुत भरे हुए होते हैं, पोषक पदार्थ बहुत भरे होते हैं। साथ ही इसके भीतर जो है एक और कोशिका होती है जो तर्कु रूपी या स्पिंडल शेप या लेंस के आकार की छोटी कोशिका होती है, और उसमें भी केंद्र कुछ बड़ा होता है, उसमें भी कुछ सघन जीव द्रव्य पाया जाता है, ऐसी कुछ कोशिका होती है। तो परागकण के भीतर 2 कोशिकाएं होती है, परागकण के भीतर 2 कोशिकाएं होती है। एक आप ये जो बड़ी कोशिका देख रहे हो जिसका केंद्रक अनियमित आकार का होता है, इस बड़ी कोशिका को कहते हैं कायिक कोशिका। कायिक कोशिका कहते हैं, कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल ये होती है। इसकी खास बात क्या है? अनियमित केंद्रक होता है। अनियमित केंद्रक किसका होता है? केंद्रक जो है वो बड़ा भी होता है, केंद्रक बड़े आकार का होता है, अनियमित होता है। जीव द्रव्य में पोषक पदार्थ मौजूद होते हैं। ये बड़ी कोशिका है जिसे कायिक कोशिका कहते हैं। इसका केंद्रक अनियमित होता है, बड़ा होता है, और इसके जीव द्रव्य में बहुत सारे पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। और ये कायिक कोशिका जब परागकण अंकुरित होंगे उस समय ये कायिक कोशिका पराग नली बनाने का काम करता है। पराग नली का निर्माण, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखनी है, पराग नली, परागकण में जो पराग नली बनाने वाली कोशिका है वो कौन सी कोशिका है? कायिक कोशिका है। कायिक कोशिका पराग नली बनाती है, और इसका केंद्रक बड़ा अनियमित आकार का होता है। जीव द्रव्य में बहुत सारे पोषक पदार्थ भरे रहते हैं, और इसी कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती हुई एक कोशिका और आपको दिख रही है यहाँ। इस तैरती हुई कोशिका को कहते हैं जनन कोशिका। क्या कहते हैं? जनन कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल ये होती है। ठीक है, ये किस आकार की होती है? ये तर्कु के आकार की या लेंस नाम के आकार की, लेंस समझ लीजिए, ये लेंस के आकार की होती, तर्कु शेप में या लेंस के आकार की ये छोटी कोशिका है। होती कहाँ है? ये कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में ही तैर रही होती है। क्या काम करती है? ये जनन कोशिका जब ये परागकण वर्तिका पर पहुंच जाएगा, वहाँ ये विभाजन करती है। ये कोशिका जो है, इसमें जो केंद्रक है वो विभाजित होता है और 2 नर केंद्रक बनाने का काम करता है। क्या काम करती है? ये 2 नर केंद्रक या 2 नर युग्मक बनाती है। कितने? 2 नर युग्मक बनाती है। तो परागकण की संरचना हमने समझी, ये संरचना है। क्या क्या बातें हैं इसमें? 2 भित्तियां हैं। एक्साइन जो अलंकृत होती है स्पोरोपोलिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन का अपघटन संभव नहीं है जीवाश्म के रूप में, इसलिए मिलते हैं परागकण। और अगर परागकण कहीं हमें जीवाश्म के रूप में मिल रहे हैं तो वो किस चीज़ का संकेत है? कोयला और पेट्रोलियम का। और कुछ जगह एक्साइन नहीं होती, उस जगह को हम जनन छिद्र कहते हैं, जिससे पराग नली बाहर निकलती है। दूसरी परत इंटाइन या अंतःचोल कहलाती है, जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। अंदर 2 कोशिकाएं होती है। बड़ी कोशिका जिसका केंद्रक अनियमित है, बड़ा केंद्रक है, पोषक पदार्थ उसमें भरे हैं, उसे कायिक कोशिका कहते हैं, जो पराग नली का निर्माण करती है। एक उसके भीतर एक छोटी कोशिका और है जो लेंस या तर्कु के आकार की होती है, जिसे जनन कोशिका कहते हैं, जो क्या काम करती है? 2 नर केंद्रकों का निर्माण करती है विभाजन करके बाद में।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये हुई परागकण के संरचना की बात। थोड़ा सा आपको परागकण के बारे में और आपको मालूम होना चाहिए। परागकण जो है वो एलर्जी भी उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ पादपों के परागकण एलर्जी या रोग के लिए उत्तरदायी है, या अस्थमा भी कर सकते हैं। अस्थमा जैसे रोग भी उत्पन्न करते हैं। उन्हें हे फीवर भी कहते हैं। जो इससे रोग होगा उसे हे फीवर कहते हैं। ये हो सकता है कुछ पादपों के परागकणों से। और उसका नाम जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपको याद रखना है, पार्थेनियम। पार्थेनियम पादप एक है जो अंग्रेज़ों द्वारा गेहूं के साथ भारत में आ गया अंग्रेज़ों के साथ। और उस पार्थेनियम का साधारण नाम है गाजर घास, कैरेट ग्रास। गाजर घास कैरेट ग्रास है ये। इसकी पत्तियां गाजर जैसी होती है। ये पार्थेनियम जो है हम में बीमारी उत्पन्न करती है, हे फीवर या एलर्जी जैसी बीमारी पैदा करती है। दूसरी चीज़, परागकण जो है वो पोषक भी हो सकते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक अब ये मानते हैं कि परागकण जो है वो हमारे अंदर सप्लीमेंट फूड की तरह कार्य कर सकते हैं। सप्लीमेंट फूड ऐसा खाना जो हम बाहर से पाउडर के रूप में या किसी रूप में हम ले सकते हैं, ऐसे भोजन की तरह ये काम कर सकते हैं। ये पोषक की तरह कार्य कर सकते हैं, ऐसा मानते हैं। बहुत सारे जो एथलीट्स जो होते हैं वो आजकल परागकण की टैबलेट्स के रूप में इन्हें लेते हैं। टैबलेट्स गोलियों के रूप में परागकणों को लेते हैं ताकि उनका स्टेमिना बढ़ाया जा सके। तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए एथलीट्स आजकल इसका यूज करते हैं। तो पोषक की तरह परागकण काम आते हैं। एक और बिंदु आपको साथ याद रखना है, परागकण की अगर हम बात करें आयु की, कि परागकण की आयु कितनी होती है, तो इसकी आयु वेरिएबल होती है। परागकण कितने समय तक जीवित रह सकता है, तो इसकी आयु कैसी है, वेरिएबल है। कुछ में ये कुछ मिनटों की हो सकती है, तो कुछ में कुछ महीनों की भी संभव है। जैसे चावल है, जैसे हमारी बुक में जो उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे चावल और गेहूं, इनका परागकण की जो एज है वो 30 मिनट है मात्र। गेहूं का परागकण या चावल का परागकण मात्र 30 मिनट जीवित रहता है। लेकिन कुछ ऐसे जैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली के या रोजेसी फैमिली जो है, गुलाब कुल जो है, उस गुलाब कुल की रोजेसी फैमिली के जो पादप हैं उनके परागकणों की आयु जो है 1 माह तक हो सकती है, 1 महीने तक उनकी आयु होती है। तो इनकी आयु, परागकण कितने समय तक जीवित रह सकता है, ये निर्भर करता है उनके फैमिलीज पर, या यूँ कहें कि ये वेरिएबल है। ये अलग अलग पादपों में इसकी आयु अलग अलग है, जो कुछ मिनटों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकती है। फिलहाल हमारे जो बुक में जो उदाहरण दिए हैं, चावल गेहूं का 30 मिनट एज है, तो रोजेसी कुल के जो पादप है उनके परागकणों की आयु 1 माह तक होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आज हमने परागकण की संरचना पढ़ी। उम्मीद है आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।